अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स, पल्प नर्वस सप्लाई, पल्प रिस्पॉन्स, पल्प रिटेंस, प्रोटेक्शन, इस तरह एक्टिविटीज पे करते हैं। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मेरे ख्याल से ठीक है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग है, डायरेक्ट पल्प कैपिंग है, उसके मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है, अदर मटेरियल्स कौन से यूज किए जा सकते हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा है, बस जल्दी जल्दी खत्म करना है, थोड़ा शुरू में ड्राई होगा, आगे हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे तो पल्प प्रोटेक्शन पे। द रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेंटल हेल्थ through adequate restorative treatment in order to protect the pulp function is the main purpose of the restorative dentistry। ठीक है, ये वही चीजें हैं। मेन पर्पस भी हमारा ये है कि हमने पल्प प्रोटेक्ट करना। रनर्स वो हमने मीटिंग आईडी चाहिए, वो लैपटॉप से कनेक्ट करिए, वो कनेक्ट नहीं कर सकती। मीटिंग पासवर्ड चाहिए, आईडी चाहिए? आईडी मांग रही है वो। कौन मांग रहा है? आमना, आप ग्रुप चेक कर लें व्हाट्सएप वाला। एक मिनट ठहरो। तो टागा अपना माइक काइंडली ग्राउंड प्रोफेशन पढ़ लिया आपने? किया तो नहीं, पढ़ा तो है ना। उसमें वो शोल्डर शैम्पर में ये रूट कनाल के हम लोग करते हैं ऊपर के काम से। ठीक है, आ गई है। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर, कर लें। अच्छा, मेन पर्पस वही है आपका रेस्टोरेटिव में, कोई भी आपने काम करना है, द मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पल्प एंड पल्प फंक्शन। पल्प फंक्शन के बगैर, ठीक है, टूथ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, कोई बात फिर ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू ईट, कैरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। Dental pulp is a soft matrix tissue of the mesenchymal region present within the pulp chamber and the root canal of the teeth. It is not considered an external tissue, yet its exposure to the external stimuli is increasing due to several factors that make the pulp extremely sensitive to the environment outside. ये आगे पढ़ें। Pulp dentine complex, पता है सबको, dentine and pulp must be considered as an organ because of the intimate relationship between cellular tissue within the dentine and peripheral pulp tissue। ठीक है, pulp का main function है dentine formation का, इसलिए pulp नहीं होगा तो dentine formation भी नहीं होगी। As long as dentine is covered peripherally by enamel or corneal surfaces and cementum on radicular surfaces, dental pulp will remain healthy। मतलब ये है कि जब तक dentine और cementum on the roots radicular area में मौजूद है, pulp is safe। अगर कोई केरीज या फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से आपकी इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल डेंटिन या सीमेंटम की, देयर इज अ चांस ऑफ पल्प एक्सपोजर और पल्प डैमेज। Most pathological pulp conditions become the removal of these barriers via caries, fractures and abrasion। अच्छा, it's obvious the response to the pulp of any restorative material will be influenced by its surrounding dentine. Therefore, it's apparent that substances easily permeate dentine, permit thermal, osmotic, and chemical inserts to act as on the pulpal constituent। ये pulpal irritants में है, हम आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ये पैशली का एक रेडियो एक्टिव इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे देखने के लिए, टाइम में आपको इस बारे में पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है कि डेंटिन ट्यूब्यूल्स कैसे ऐड करती हैं।
ठीक है, डेंटिन सेंसिटिविटी कैसे होती है, पेरिट्यूबुलर डेंटिन, इंटरट्यूबुलर डेंटिन में क्या फ़र्क है, ठीक है, प्री डेंटिन पेन स्टिमुलस कैसे होता है, हम आगे पढ़ेंगे। Pulp nervous supply. Dental pulp has an abundant supply of both sensory and autonomic nerves. जिसमें nerves आती हैं आपकी, fibers जो हैं आपके nerves के जो मौजूद हैं आपके pulp में, those are A alpha, A beta, A gamma, A delta, and B and C fibers. A fibers are motor और proprioception, pressure और touch and motor factors involved हैं. A delta में pain, temperature and touch है. B autonomic होते हैं और C में सर वो बच्चे वेटिंग रूम में हैं, उनको अंदर आने दें। आज नेट का मसला है फिर? जी सर, सही नहीं हुआ कल का। बस वो बारिश हुई है ना, फिर उसकी वजह से खराब हो रहा है। अच्छा, पल्प रिस्पॉन्स टू इरिटेंट्स। अच्छा, पल्प क्या होता है, कौन कौन से इरिटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम में? सर नॉक्शियस स्टिमुलस के थ्रू भी इरिटेट हो सकती है, डेंटिन की वजह से भी हो सकती है, जो रिस्टोरेटिव मटेरियल है उसके लीच आउट होने की वजह से भी हो सकती है। हाँ, हीट जनरेट जो होती है रोटरी ठीक इंस्ट्रूमेंट्स की सर उसकी वजह अच्छा, से। आपसे जब एग्जाम पूछा जाएगा ना कि पल्पर इरिटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने ये नहीं बताना, आपने इसको क्लासिफाई करना है कि एटोजेनिक कौन से हैं, एक्सीडेंटल कौन से हैं, ठीक है ना? इस तरह आपने एग्जाम में बताना है। अगर रिटन में भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तब भी ऐसे बताना है, अगर वायवा में पूछा था तब भी ऐसे बताना है, ठीक है? ये पल्पल इन्फ्लेमेशन का है, ये हम जब पल्पल डिजीजेस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। ये सिर्फ टेबल है या इलस्ट्रेशन सी है, ये देख लो। अच्छा, पल्पल इरिटेंट्स हैं, बैक्टीरियल इरिटेंट्स हैं, ट्रॉमा, एट्रोजेनिक में आपके टूथ प्रिपरेशन के दौरान, ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट के दौरान, पेरिडोंटल पेरिएपिकल क्यूरेटाज के दौरान, या अदर केमिकल्स और एटोपैथिक भी पल्पल इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है? बैक्टीरियल में आपके पास केरीज है, पेरिडोंटल पॉकेट्स हैं, ठीक है? ट्रॉमेटिक में एक्यूट ट्रॉमा है, क्रॉनिक ट्रॉमा है। पैरा फंक्शनल हैबिट जिसमें बक्सिज्म है, जिसमें एक्टीजन होती है, उन केसेस में, ठीक है, वहाँ पे पल्प इरिटेशन के चांसेस हैं। एक्यूट ट्रॉमा जब फ्रैक्चर हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर्स में आपको पल्पल एक्सपोजर के चांसेस हैं। एवल्शन हो गई है, फ्लेक्सेशन हो गई है, उन सब में आपके पल्पल ये सब पल्पल इरिटेंट्स में आएंगे। एटोजेनिक में आपकी कैविटी प्रिपरेशन है, आपका पल्पल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज के चांसेस हैं पल्प टिश्यू को। Excessive heat generation leads to the change in dentine color due to vascular stasis and hemorrhage, and into the subodontoblastic vascular plexus present in the pulp. ये सिर्फ MCQ के तौर पे याद कर लो, MCQ में पूछा जा सकता है ये। Pressure exerted, pressure of hand और rotary instrument। अब फर्स्ट करो आप, फॉर एग्जांपल आप मैनुअल क्यूरेटाज कर रहे हो, क्यूरेटाज में आपकी फोर्सेस की बहुत मैटर करती हैं। अब एक्सेसिव फोर्स यूज करोगे तो चांसेस हैं कि सीमेंटम एरिया आप डैमेज कर सकते हो, इसकी वजह से पल्प एक्सपोजर के चांसेस हैं, ठीक है? डेंटिंग थिकनेस कम रह जाती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है? यहाँ पे देखो काफ़ी लेस है, इधर एडिक्वेट अमाउंट है, ठीक है? इधर लेस पल्प डैमेज होगा, इधर ज़्यादा होगा। ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट है, पेरिडोंटल पेरिएपिकल क्यूरेटाज में केमिकल्स, फिलिंग्स, रेस्टोरेशंस, लाइनर्स सब यूज होते हैं, ठीक है? उसमें पल्पल इंजरीज है। बाकी आपकी फिजिक ड्रिंक्स वगैरह जो है उसमें भी हो सकता है। इडियोपैथिक में एजिंग है, जो रिजॉर्प्शन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल। रिजॉर्प्शन का पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क होता है? किसी को आइडिया हो? प्रीवियस में मैंने बताया था। डॉक्टर मोइज ने बताया था आपको रेडियोग्राफ्स में। सर एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन में वो एनामल से स्टार्ट होती है और पल्प की तरफ आती है, और अच्छा, इंटरनल में पल्प से रिजॉर्प्शन स्टार्ट होती है और एनामल पे जाती है। ठीक। अरे जहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पे कहाँ पे आपको इंटरनल रिजॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन नजर आ रही है? सर फर्स्ट वाली इंटरनल है, सेकंड एक्सटर्नल है। ठीक है, ठीक है। इन केसेस में आप क्या कर सकते हो? कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास हो? अच्छा, पल्प प्रोटेक्शन में हम ये आगे पढ़ेंगे, जब हम पल्प डिजीज में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे पे क्या क्या होती हैं। ये पल्प प्रोटेक्शन में मॉडरेट कैरियस लीजन एंड डीप कैरियस लीजन्स, ठीक है? मॉडरेट में आप लाइनर प्लेस कर सकते हो, बेस प्लेस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद परमानेंट रेस्टोरेशन होगी। उसके बाद आपके जिस डीप कैरियस लीजन्स हैं, जहाँ पे पल्प एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, वहाँ पे दो मेथड्स हैं, कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसमें इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हो। बाकी रिसेंट में लेजर इस्तेमाल की जा रही है। लेजर हमारे लिए सब्जेक्टिव टर्म नहीं है, इसलिए हम इतना नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी की जा सकती है, ये आपके कोर्स में है। लेजर से आपको ओवरव्यू है कि आजकल कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, बेटर जो एडवांसमेंट्स हैं आपके पास पल्प प्रोटेक्शन में। डायरेक्ट पल्प कैपिंग का कोई आइडिया किसी को, कब करते हैं, क्यों करते हैं, किससे कर सकते हैं? सर डायरेक्ट जब पल्प सर कैल्शियम खाओ, और इनडायरेक्ट पहले जब मुझे बताओ कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग करते क्या हैं आप लोग, क्यों करते हो? सर डायरेक्टली मटेरियल मिक्स कर पल्प के ऊपर पल्प प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। वो एक तरह से इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर देता है और जब एंटीबैक्टीरियल आप डायरेक्ट कैविटी प्रेपरेशन जब ओवर प्रेप हो जाए हमारे हाँ। पास, तो वो हमें चांस हो के पल्प जो है वो अच्छा, डायरेक्ट पल्प कैपिंग में डेंटिन की एक्सपोजर थिकनेस जो है वो कम रह गई है। नहीं, डेंटिन तब हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आपका एक्सपोजर हो गया है कि होने वाला है? हो गया है, होने वाला एक्सपोजर हो गया होता नहीं, है सर। एक्सपोजर हो गया हो गया होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट में हो गया होता है। एक्सपोजर हो गया, माइन्यूट एक्सपोजर हो गया। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में आपका एक्सपोजर नहीं हुआ, वहां पे आप कर सकते हो। या कि ये डायरेक्ट पल्प कैपिंग का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट पल्प को रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना? Direct pulp capping. Direct pulp capping is placing a biocompatible material of the exposed pulp to maintain vitality and promote healing. ठीक है ना? इसने बता दिया कि जब पल्प एक्सपोज हो जाए तब हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेंटेन द वाइटैलिटी ऑफ द रिमेनिंग पल्प टिश्यू, टू प्रिवेंट द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट is more or less an invasive procedure. Not every patient is comfortable with the root canal treatment because of the anesthesia and visits. ठीक है, पेशेंट ज्यादा कंप्लाइंट नहीं होते। So initial step is to prevent that. You can prevent the pulp root canal treatment by, if there is a minute pulp exposure, you can use direct pulp capping. But if there is more exposure, then obviously you have to opt for the root canal treatment. Other than that, you can avoid it by using the pulp capping. Indications: in a small mechanical exposure of the pulp during or less than 24 hours. 24 hours के बाद पल्प कैपिंग का प्रोग्नोसिस कम हो जाता है। ठीक है, ट्रॉमेटिक इंजरी है उसमें कर सकते हो। ठीक है, नो और मिनिमल ब्लीडिंग एक्सपोजर साइट। ठीक है ना? एक चीज क्लियर होगी कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग आप तब करते हो जब माइन्यूट एक्सपोजर हो जाता है पल्प का। ठीक है, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग आप तब करते हो व्हेन देयर इज नो एक्सपोजर और लेस रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। जब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें वाइड पल्प एक्सपोजर है तो वहां पे आप नहीं कर सकते। आपका पल्प चेंबर एक्सपोज हो गया तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द पल्प डायरेक्ट पल्प कैपिंग, जो एनी काइंड ऑफ पल्प कैपिंग। आपको यू विल हैव टू गो फॉर रूट कैनाल। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग एक्सपोजर साइट से उसके बाद भी आप इसको आप पल्प कैप नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू गो फॉर रूट कैनाल। अच्छा, प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस पेन हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अगर पेन चल रही है आपके पास ट्रीटमेंट आने से पहले, यू विल नॉट गो फॉर द पल्प कैपिंग। ठीक है, यू विल हैव टू गो फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। या अगर कोई पल्प पैथोलॉजी है, पल्पाइटिस है या कि अदर पल्प पैथोलॉजी है, कोई सिस्ट है, तो वहां पे आप पल्प कैपिंग नहीं करोगे। प्रोसीजर इज सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, यू आइसोलेट द टूथ विद द रबर डैम। फिर व्हेन द वाइटैलिटी एंड द हेल्दी पल्प इज एक्सपोज्ड, चेक फॉर द फ्रेश ब्लीडिंग। ब्लीडिंग सबसे पहले आपने चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करना है, उसको प्रेफरेबली डाइकल का बेहतर प्रोग्नोसिस है, वहां भी यूज कर सकते हो एक्सपोज एरिया पे। उसको आप ड्राई करोगे, देन यू क्लीन द सरफेस विद सलाइन सॉल्यूशन। सॉरी, ऑब्जर्व ले गया। वाइटैलिटी के बाद आप क्लीन करोगे एरिया को, फिर ड्राई करोगे, देन यू गो फॉर द डाइकल एप्लीकेशन। द डाइकल एप्लीकेशन इज अ प्रोसीजर यू डू द इन द एंड। पहले आप सलाइन से क्लीन करोगे, फिर उसको आप सलाइन से आप इसलिए क्लीन क्यों करोगे? पहला क्यों कैविटी को आप सलाइन से क्लियर कर रहे हो? सर बैक्टीरियल लोड डिक्रीज करने के इसके लिए, अलावा वॉशिंग। सर नेक्रोटिक टिश्यू को अगर तो कोई रह गया हो उसको रिमूव करने हाँ, के लिए। उसके अलावा ये होता है कि देखो नेक्रोटिक टिश्यू तो वाइटल टूथ में नहीं होगा ना। यस सर। हाँ, ज्यादातर इसलिए हम सलाइन से क्लीन करते हैं क्योंकि अगर माइन्यूट ब्लीडिंग वहाँ पे हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आप सलाइन से क्लीन करोगे। सलाइन में आपके कितना % हाइपोक्लोराइड होता है? क्या सलाइन में आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है जो ब्लीडिंग स्टॉप करता है, इसलिए इसको क्लीन किया जाता है। अगर माइन्यूट ब्लीडिंग है तो उसको क्लीन करके आप उसको ड्राई करके आप डाइकल प्लेस कर सकते हो। फिर आता है
आपको एक जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल या अदर टेम्परेरी रेस्टोरेशन देनी है, ठीक है, बिफोर यू गो फॉर द परमानेंट रेस्टोरेशन. जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते. हम क्यों नहीं करते? सर इरिटेंट होता है. हाँ, यूजिनॉल इटसेल्फ इज एन इरिटेंट, ठीक है, इसलिए आप यू विल गो फॉर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर एंड देन अ बेस, और आप रेस्टोरेशन जीआईसी या रेजन मॉडिफाइड जीएसएफ यूज कर सकते हो. उसके आप आफ्टर 6 to 8 weeks you can go for a permanent restoration if the patient is asymptomatic. ठीक है, remove the cement to inspect the exposure site. If the secondary formation takes place over the exposed site, restore the tooth permanently with the protective cement base and restorative material. ठीक है, if not, pulpotomy or pulpectomy is requested. Indirect pulp capping पे आते हैं. Indirect pulp capping, all the caries are removed except the one that lies adjacent to the pulp. ठीक है, caries near the pulp is left in the place to prevent pulp exposure and preparation enclosed with a biocompatible material. Biocompatible material इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए आपको ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन आपने ओवर प्रिपरेशन कर दी जिसकी वजह से रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस आपके पास कम हो गई है. यू विल हैव टू गो फॉर द इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग देयर. इंडिकेशन क्या है? डीप कैरियस लीजन है, नियर टू द पल्प है, बट नॉट इन्वॉल्विंग इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन्वॉल्विंग इट. पल्प एक्सपोजर नहीं होता इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में. देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ द टूथ, नो हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस टूथ एक, नो टेंडरनेस ऑन प्रिकशन, नो रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ पल्प पैथोलॉजी. जिस तरह आपके ये लोअर है, देखो सारी रिजॉर्प्शन हुई हुई है, यहाँ पे आप पल्प कैपिंग नहीं करोगे. नो रूट रिजॉर्प्शन और रेडिकुलर डिजीज शुड बी प्रेजेंट रेडियोग्राफिकली. Clinical procedure is the same procedure as the direct pulp capping, except the fact that the pulp is not exposed. A thin layer of dentine and some amount of caries is left to avoid exposure. ठीक है, pulp placement of calcium hydroxide or zinc oxide unit dressing after the excavation of the soft caries. Soft caries कहाँ पे होगी? Infected dentine में होगी, affected dentine में होगी? सर इन्फेक्टेड. Infected dentine में होगी, ठीक है. अच्छा, factors affecting the pulp capping Excuse me, system. sir. जी जी. सर देखें, अगर डायरेक्टली पल्प इन्वॉल्व है और टूथ के नीचे पेरिएपिकल एरिया के अंदर रेडियल लुसेंसी भी है, तो हम क्या करेंगे? हम पल्प कैपिंग नहीं करेंगे. You will go for तो the फिर हम क्या एंडो करेंगे जी इस केस में? जी. In any case, there is a radiographic evidence of a cyst or a radiolucency, any kind of periapical condition or any pulp pathology. You will not go for a pulp capping, indirect or direct. You will go for a root canal treatment. ठीक है. फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, एज है, ड्यू टू वैस्कुलरिटी ऑफ द पल्प. जाहिर बात है, जब एज होगी तो अक्सर आपने देखा है पेशेंट्स की कैनाल्स बिल्कुल ड्राई आउट हुई. इसमें आपके पास वो फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव का रिस्पांस भी आता है ईपीटी पे जब आप करते हैं. ठीक है, ड्यू टू वैस्कुलरिटी ऑफ द पल्प, यंग पेशेंट्स हैव ग्रेटर पोटेंशियल सक्सेस देन ओल्डर वंस. जब जैसे ही एज आपकी बढ़ती रहती है, आपकी नर्वस जो वैस्कुलरिटी है, जो ब्लड सप्लाई है, इट ड्राइज आउट. ठीक है, तो देयर इज लेस प्रोग्नोसिस ऑफ pulp capping in aged patients. Type of exposure: mechanically done pulp exposure has better prognosis than exposure caused by caries due to less pulpal inflammation and deleterious effects of the bacterial toxin on the pulp. ज़्यादातर pulp exposures जो during preparation mechanically जो आते हैं, they have a better prognosis क्योंकि यहाँ पे bacterial action कम होता है. यहाँ पे caries है, there is lots of bacteria acting on the tooth. Lactic acid production ज़्यादा है, pulp inflammation ज़्यादा है, other effects of toxins on the बैक्टीरियल टॉक्सिन ज़्यादा है, तो आपके डायरेक्ट पल्प कैपिंग या इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का प्रोग्नोसिस कम हो जाता है. Size of the exposure: large exposure difficult to control the hemorrhage. The main issues in large exposures is the hemorrhage. जब exposure ज़्यादा होगा, there is a lot of bleeding. Bleeding control करना is difficult for the procedure of the pulp capping. यहाँ पे आप pulpotomy के लिए opt कर सकते हो if the patient if patient of yours is a young patient और deciduous tooth हो, तो वहाँ पे pulpotomy के लिए आप जा सकते हो. ठीक है, in other cases you will have to go pulpectomy. जैसे ये केस है, ठीक है, you see this grossly carious tooth, you cannot opt for the pulp capping here. ठीक है, you will have to go for the root canal treatment. जैसे आपके पास राइट साइड पे पिक्चर है, यहाँ पे देखो पर एक्सपोजर है लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है, टूथ इज क्लीन. ये कैरियस नहीं है, ये कैविटी प्रिपरेशन के दौरान हुआ है. दिस इज कैरियस. यू कैन नॉट गो फॉर द पल्प एक्सपोजर, पल्प कैपिंग इन दिस सिनेरियो. You can go for this one. The history of pain: the previous pain has not occurred in the tooth. The potential for success is more. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर patient is pre-operative pain patient को है, patient experiences pain before he comes to you, then you will not opt for the direct pulp capping or indirect pulp capping because there is less
prognosis of the patient's pulp vitality. ठीक है, you will have to go for the root canal treatment. Pulp capping से patient की pain relief नहीं होगी, there is a chance it might aggravate. ठीक है, जब आप सच केस में जहाँ पे पल्पल पैथोसिस है, ठीक है, या फिर पेरिएपिक कंडीशंस है, या फिर एक्सपोजर ज़्यादा है, इन केसेस में अगर आप पल्प कैप करके उसको टेम्परेरी रेस्टोरेशन भी दोगे, देयर इज अ चांस ऑफ प्रेशर बिल्डअप इन द कनाल्स एंड द कॉर्नल एरिया ऑफ द टूथ जो एक्सपोज हुआ है. आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर इतना बिल्ड होता जाता है कि पेशेंट विल हैव एक्सक्रूशिएटिंग पेन, और जब आप फिलिंग रेस्टोरेशन रिमूव करोगे देयर विल बी एनॉर्मस ब्लीडिंग. इसलिए कभी भी जब एक्सपोजर हुआ है, एनॉर्मस एक्सपोजर है, यू विल नॉट गो फॉर अ पल्प कैपिंग ट्रीटमेंट. इट माइट एग्रीविएट द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ द टूथ. मटेरियल्स यूज फॉर द पल्प प्रोटेक्शन. कन्वेंशनल मटेरियल आपके वार्निश है, बेस है, सीलर है, लाइनर है. रिसेंट मटेरियल्स में आपके पास लेजर है, हम उसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया आपको हो जाना चाहिए. ठीक है, वार्निशेस हैं, बेसिस में आपको जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, पॉली कार्बोक्सिलेट सीमेंट है, जिंक ग्लास आइनोमर सीमेंट्स हैं. लाइनर्स में सेम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट रिलायबल मटेरियल. फ्लोएबल कंपोजिट्स भी हैं, ग्लास आइनोमर भी आप यूज कर सकते हो. द वन ल्यूटिंग वन या लाइनिंग वन सॉरी यूज करोगे जीआईसी में. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अदरवाइज नोन एज डाइकल. Varnish is a mixture, is an organic copal or resin gum suspended in solution of ether or chloroform. ठीक है, when we put it on the tooth surface, the organic solvents evaporates, leaving a protective film. जब आप varnish provide करते हो, ठीक है, the solvent evaporates, ठीक है, एक protective film रह जाती है over the pulp या pulp exposure जहाँ पे chances हो, या dentine के ऊपर एक thin layer बन जाती है. You can use varnish in indirect pulp capping. डायरेक्ट में आप यूज नहीं करोगे वार्निश को. ठीक है, 2 coats of the varnish should be applied using a small cotton pellet to ensure sufficient wetting of the cavity walls. wetting का क्या मतलब है cavity walls का? wetting क्यों कर रहे हो? टिब्यूज को फिल करने के लिए. हाँ, टिब्यूज आपने ब्लॉक करनी होती है. ठीक है, ताकि ओवरऑल डेंटिन की जितनी भी ट्यूब्यूल्स आप ब्लॉक कर सको फॉर पल्प प्रोटेक्शन. ठीक है, टू सील द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ये ओपन ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, आप ये सील करते हो विद वार्निश. ये आपकी जो थिन सी एक लेयर बन गई है ट्यूब्यूल्स के ऊपर, ठीक है, वार्निश से. अच्छा, एक तो इट प्रिवेंट डिस्कलरेशन द टूथ विद एन अमेल्गम एसोसिएशन बाय प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ आयंस इनटू द डेंटिन. ठीक है, जहाँ पे आप वार्निश यूज करोगे उसके बाद अगर आप अमेल्गम एसोसिएशन यूज कर रहे हो, देयर इज बेटर चांस कि discoloration of the tooth नहीं होगी, क्योंकि it will prevent the ions from getting to the tooth. It protects the tooth from the chemical irritants from the cements, reducing post-operative pain. ठीक है, varnish से post-operative pain में कमी होगी. Patient will not experience that level of pain that he or she might feel after other procedures or other material used for pulp capping. It reduces the micro leakage around the restorations. Contraindication ये है कि glass ionomer सर आप यूज नहीं कर सकते. अगर glass ionomer यूज करोगे so the bonding of the tooth with the cements will be reduced. ठीक है, under composite resins, varnish dissolve the monomer of the resin, also interfere with the polymerization of the resins. अगर composite सा यूज करोगे तो polymerization shrinkage के chances है. तो इसलिए the most optimum material used for the restoration of the varnish after the varnish is amalgam. अब GS या composite यूज नहीं करोगे. तो सीलर के आप यूज कर सकते हो सेम डेंटिन ट्यूब्यूल्स को सील करने के लिए to treat dentin hypersensitivity. And adhesive sealer is commonly used under indirect restorations. Indirect restorations कौन सी होती हैं? फिर जो कास्ट पे प्रिपेयर करते हैं हम. हाँ, इनले सॉरी ऑनले हो गया. क्राउन वगैरह इनले ऑनले जो आपकी लैब में प्रिपेयर होते हैं. indirect restoration होती है. बेसिकली यू डू नॉट प्रिपेयर ऑन द टूथ या ओरल कैविटी को आप प्रिपेयर नहीं करते. ठीक है, लैब प्रिपेयर होके आते हैं, यू जस्ट प्लेस ऑन इट. फॉर एप्लीकेशन, cotton tip applicator is used to apply sealer on all the areas of the exposed dentine. फिर बात यही है कि सीलर को आप इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में यूज करोगे, डायरेक्ट पल्प कैपिंग में यूज नहीं करोगे. लाइनर्स में आ जाएंगे. लाइनर्स are classified थिन फिल्म लाइनर्स एंड थिक फिल्म लाइनर्स. ठीक है, थिक में आपके पास GIC टाइप 3 आ जाता है. ग्लास ionomer टाइप 3 इज द लाइनिंग सीमेंट.
ठीक है। थिन में आपके पास सस्पेंशन है, जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये आपकी साइज होती है 1 to 50 माइक्रोमीटर में वेरी करता है। और जो थिक फिल्म लाइनर्स हैं 2200 to 1000 माइक्रोमीटर्स। ठीक है। टाइप ऑफ लाइनर्स जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोएबल कंपोजिट, ग्लास आइनोमर्स। ग्लास आइनोमर्स में रेजिन मॉडिफाइड है और कन्वेंशनल ग्लास आइनोमर सीमेंट आपके पास है। These are all commercially available calcium hydroxide liners are called Dicel. ठीक है। Dicel is पहले मैंने कहा Dicel is the most commonly used and the most reliable liner used in dentistry today. ठीक है। Other paste systems like Calcimol भी आप यूज कर सकते हो, Septocal भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। Zinc oxide eugenol liners में है used to alleviate the pain from mild to moderate inflammation. अक्सर आपने देखा है पेशेंट्स जो क्वैक्स के पास जाते हैं, अक्सर क्वैक्स के लेमन टर्म ये सुनाई देता है कि तुम्बा रख दिया। दैट इज एक्चुअली जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। ठीक है। यूजिनॉल ऑयल वो प्लेस करते हैं आपकी कैविटी में, जिसकी वजह से पेन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। ठीक है। इन लो कॉन्सेंट्रेशन इट एक्ट्स एज अबंडेंट, इन हाई कंसंट्रेशन एक्ट्स एज केमिकल रिटेंट्स। सेम अगर यूजिनॉल एक्सेस अमाउंट में आप डालोगे तो देयर इज अ चांस कि आप पल्प को इरिटेट कर सकते हो, इसलिए ऑलवेज यूज इट इन लो प्रोपोर्शंस। Contraindication inhibits polymerization, should not be used under bonding agents and composite restorations. Calcium hydroxide is the most common agent considered as the gold standard of direct pulp capping materials against which new materials should be tested. ठीक है। वही चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। एडवांटेज ये है कि डेंटिन मिनरलाइजेशन करता है, सेकेंडरी डेंटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्टिमुलस रेपिड फॉर्मेशन, सर बायोकेमिकल। फिजा वेटिंग रूम में है। कौन? फिजा। फिजा का नेट क्या इशू है? आई थिंक सो सर। ठीक है, चलो Yes, लेक्चर आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एडवांटेजेस हैं कि डेंटिन मिनरलाइजेशन होती है। अच्छा सॉरी मैं बता दिया, pH is 12.5, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ सिलिकेट एंड जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स। डिसएडवांटेज ये है कि लो स्ट्रेंथ है, हाई सॉल्युबिलिटी है, रैपिडली डिसॉल्व हो जाता है, और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि टेक्निक सेंसिटिव है। ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। Used over small areas requiring pulp protection, applying glass ionomer or zinc phosphate base to prevent this dissolution. ये soluble है, इसलिए आप glass ionomer और zinc phosphate use कर सकते हो ताकि dissolve ना हो। अच्छा, calcium hydroxide, can we use it for direct pulp capping? Yes. हाँ। ये Yes. calcium hydroxide, इसका कैल्शियम आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। ठीक है। कैल्शियम आयन क्या करते हैं? स्टिमुलेट डेपोजिशन कैल्शियम फोस्फेट और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करते हैं? बैक्टीरिसाइडल एक्शन में पीएच इंक्रीज करते हैं, जिसको स्टेरिलाइज जोन और EO4 रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके एंटी बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया को जो रिमेनिंग बैक्टीरिया है उसको रिमूव करता है ड्यूरिंग पल्प प्रोटेक्शन। रीमिनरलाइजेशन को फेवर करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रीमिनरलाइजेशन करता है और रैपिड डेंटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। The eluted calcium ions increase the proliferation of human dental pulp cells in dose dependent manner. ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लो। ठीक है। उसके अलावा protein 2 level during pulp calcification, release of calcium enhances the activity of pyrophosphatase which helps to maintain dentin mineralization. Flowable composites आप यूज कर सकते हो। ठीक है। एडवांटेजेस ये हैं कि adaptation to the wall because of the flow, easy manipulation आसान है, static होता है। डिसएडवांटेज ये है कि टेक्निक सेंसिटिव है। ठीक है। रिक्वायर्स केयर ऑफ कंटेमिनेशन फ्री फील्ड, कोई सलाइवा होगा तो आप प्रॉपर्ली इसको यूज नहीं कर सकते। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का इशू है, गैप फॉर्मेशन बस हो सकती है। ग्लास हैमर यूज कर सकते हो आप। ठीक है। इसमें फ्लोराइड होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्लोराइड अंडर रेस्टोरेशन, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कैरीज। एंटी कैरियस लीजन है, एंटी कैरियस एक्टिविटी होती है ग्लास आइनोमर की। ठीक है। ये बॉन्ड ऑफ द टूथ थर्मल बैरियर के तौर पे यूज कर सकते हैं, इज एबिलिटी टू बॉन्ड द मॉइस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन आसान, इजी टू यूज, एंटी कैरियोजेनिक। लाइट क्योर रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी, आपके पास बेहतर एडेशन है स्ट्रक्चर और एसिडिटी मटेरियल को भी, हाई स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबल है, ड्यू सेटिंग रिएक्शन, लाइट एक्टिविटीज मेथ क्रॉस लिंकिंग है, इसका स्लो डिलेड एसिड बेस्ड रिएक्शन है व्हिच गिव्स RMGS an additional period of maximum flexibility to absorb stress from the adjacent shrinking composite. यहाँ पे आप रेजिन मॉडिफाइड यूज करते हो कि टूथ हैज बेटर ऑप्शन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो स्ट्रेस कम उसका इम्पैक्ट होगा
टुवर्ड्स द टूथ। बेसिस में आ जाएगा आपके पास आ जाएंगे प्रोटेक्टिव है, सेडेटिव है और इंसुलेटिंग बेसिस है। मोस्ट कॉमनली यूज आपके पास क्या GIC है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द पल्प बिफोर रेस्टोरेशन इज प्लेस्ड, दे हेल्प इन calming the pulp which has been irritated by mechanical or chemical, or that means protect the pulp from the from the thermal shock. Bases should have sufficient strength so that they can withstand forces of investigation and condensation of permanent restorations. उसके बाद जिंक जिनोल है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, ग्लास एनिमल है, पॉलीकार्बोनेट सीमेंट है। मोस्ट कॉमनली यूज ग्लास एनिमल है, तो बेटर यूज रेजिन मॉडिफाइड GIC है, ठीक है। पल्प प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द टूथ प्रिपरेशन। सिल्वर एमेल्गम है, ग्लास एनिमल है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन है, कास्ट कोल्ड रेस्टोरेशन है, ठीक है। आपके पास रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस अगर मोर देन 2 है तो वार्निश ग्लास एनिमल की जरूरत नहीं है, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट यूज हो सकता है। मॉडरेटली डीप है, मोर देन 0.5 to 2 माइक्रोमीटर सॉरी मिलीमीटर, उसमें बेस की जरूरत है, आपको ग्लास एनिमल की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अब यूज कर सकते हो, और कास्ट रेस्टोरेशन में बेस की जरूरत होती है, ठीक है। डीप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल मैग्नेम यूज करनी है आपने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर के बाद GIC में भी यूज कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर बाय ग्लास एनिमल बेस दोनों आपने यूज करनी है कॉम्पोजिट में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ लाइनर विद द बेस ओवर इन कास्ट कोल्ड रेस्टोरेशन। कास्ट कोल्ड रेस्टोरेशन यूज नहीं होती, लेकिन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, अपने पास सेव भी कर लीजिएगा। डिस्टिल मटेरियल्स में वही चीजें हैं, बायोडेंटीन है, जिस तरह MTA है आपके पास, मिथाइल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट है, ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट बेस मटेरियल है, बायोकम्पैटिबल है, नो पल्प इन्फ्लेमेटरी रिस्पांसेस, कैन बी यूज्ड वेयर डेंटिन इज डैमेज, आउटस्टैंडिंग सीलिंग प्रॉपर्टीज यूज एज बेस और लाइनर अंडर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन आप यूज कर सकते हो। रेडियो ओपेसिटी है, ठीक है। सेपरेट डेंट का आता है अच्छी क्वालिटी में, न्यू कैल्शियम सिलिकेट बेस रेस्टोरेटिव सीमेंट विद डेंटिन लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज कैन बी यूज्ड एज अ डेंटिन सब्स्टिट्यूट ऑन क्राउन्स एंड रूट्स, सिमिलर टू हाउ MTA इज यूज्ड। MTA और बायोडेंटिन का यूज सिमिलर है, ठीक है। पल्प प्रोटेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पल्प vital pulp cells and stimulate tertiary dentin formation. In direct contact with the pulpal tissue, it promotes formation of apparent dentin. Biodentin consists of powder of liquid mixed करके बनाने से methyl trioxide है, उसी तरह biodentin भी है। The powder material mainly contains tricalcium and dicalcium silicate, the principal component of Portland cement, as well as calcium carbonate. Zirconium dioxide है, serves as a contrast medium. The liquid consists of calcium chloride, which is used as getting accelerator and water reducing agent in aqueous solution with an admixture of polycarboxylate. The super elasticizing agent है, ठीक है। Biodentin may successfully used as a posterior restoration material for up to 6 months after direct pulp capping. इसकी स्ट्रेंथ ऐसे है कि आप इसको for a 6 month posterior restoration के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। It is partially removed to permanent composite restoration जब pulp health जिसकी अप्रूव हो जाती है, ठीक है। डेंटिन कैरियर्स में बायोडेंटिन है, परफोरेशन में बायोडेंटिन यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल इंटरनल एब्जॉर्प्शन आप बायोडेंटिन यूज कर सकते हो, एपिकल सर्जरी में एपेसिफिकेशन में आप यूज कर सकते हो, पेल्विक सर्जरी में बायोडेंटिन इज अ वास्ट यूज, लेकिन बायोडेंटिन बहुत ज़्यादा यूज में, रेट्रोग्रेड फिलिंग में भी बायोडेंटिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल प्रोसीजर यही है कि आप इसमें आपके पास एक फ्रैक्चर की पिक्चर है, प्रिपरेशन की पिक्चर है, एक्सपोजर हुआ है, आपने उसको MTA से पल्प कैप की, देखो ये वाला एरिया जितना भी है ये सारा MTA या बायोडेंटिन की फिलस्ट्रेशन हुई है। तो रेडियो पेस्ट्रीज की इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अप्रूवेबल। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इसका एपेक्स ओपन होता, हमें यहाँ पे एपेक्सिफिकेशन करनी पड़ती, तो हमें ये एरिया भी सील करना पड़ सकता था। उसके बाद ये फाइनल रेस्टोरेशन है, ठीक है। मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट वही है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, लो नो सॉल्युबिलिटी, सिमिलर सेपरेटिव डेंटिन है, कॉम्पोजिट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट ऑक्साइड होता है। फर्क बायोडेंटिन और एंटीम ये है कि इसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट नहीं होता, उसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है। मैनिपुलेशन ये है कि विद स्टेराइल वाटर इन 3:1 पाउडर रेशियो, ठीक है। सेटिंग टाइम MTA होता है का 5 मिनट्स मैक्सिमम। अच्छा, हमेशा जब भी आप MTA रेस्टोरेशन कर रहे हो या फिर कैपिंग कर रहे हो, यू ऑलवेज अप्लाई आप damp cotton pellet, small cotton pellet over the restoration. जब वाटर यूज होता है, जब वाटर का इफेक्ट आता है MTA पे, इसके चिलेट्स जो कैल्शियम आइंस हैं, सिलिकेट आइंस हैं, वो रिलीज होते हैं, जो कि आपकी एपेक्सिफिकेशन या आपकी पल्प को रेपिड डेंटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और सेटिंग टाइम भी इसमें इसका कम हो जाता है, बेटर सेटिंग हो जाती है। हाउ डज MTA वर्क? ट्राइकैल्शियम ऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड्स। जी जी सर, आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं। क्या समझ नहीं आया सर, जितना भी आपने स्पीड में बोला है आप पूछो ना, 2x पे। मैं बताता हूँ, आप पूछो।
सर नहीं, आप पढ़ाते रहे लेकिन आहिस्ता पढ़ाए थोड़ा। ठीक है। अच्छा, इसके लेक्चर की ना मैं आप YouTube पे लगाऊंगा, कुछ चीज ना समझ आई तो उसमें भी देख लेना और पूछ लेना। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक लंबा है और हमारे पास टाइम थोड़ा है। सर अब डिवाइड कर लेना 2 दिनों पे। हाँ, वो हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करेंगे। अच्छा, दूसरी चीजें ये है कि ये चीजें MTA वगैरह जो है आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ना कि नहीं पढ़े हुए? सर वो बेसिकली रोटेशन का यही है ना कि वो एप्लीकेशन उस चीज की जो है हमें ठीक है। अच्छा, पता होनी इसका ना चाहिए। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन की ना वीडियो आपको मैं भेजूंगा, वो आप देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसकी अब कुछ टाइम में हम, मेरे ख्याल से हम वी विल स्टार्ट विद रोटेशंस, क्योंकि हॉस्टल्स उन्होंने बुला लिए हैं कॉलेज वालों ने। तो उसके साथ ये हुआ अगर कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया करेंगे, जो भी हम रोटेशन शुरू हो रही है कॉलेज में? रोटेशन विद पेशेंट्स नहीं होगी मेरे ख्याल अच्छा, से। जो हम स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स यहाँ पे आएंगे उनको जाहिर बात है लेक्चर्स भी उनके होंगे, उनकी रोटेशंस भी शायद हों। ये हम आगे नहीं वो पेशेंट्स पे ही होंगे। तो सर डे स्कॉलर्स? डे स्कॉलर्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। डे स्कॉलर्स को मोस्ट प्रोबब्ली आफ्टर 15 सितंबर। चलो बस सही है सर। ठीक है। हॉस्टल्स क्योंकि उनके इंटरनेट का इशू है, इसलिए उनके लेक्चर्स शायद यहाँ पे हुआ करेंगे। उसके बाद उनको लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हुआ करेंगे ताकि आप लोगों को मिल सके। तो एज सच को वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी हुई तो हम विल मेक श्योर कि आपको हम उसकी वीडियो जरूर भेजें। बाकी यहाँ पे कोई चीज़ मिस आउट हो गई हो तो काइंडली आप मैसेज जरूर करना, मैं उसकी आपको कोई वीडियो या फिर कोई इलस्ट्रेशन आपको स्क्रीन भेज दूंगा। बाकी ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ये आपको मिल जाएगा। कोई आपको चीज़ ना समझ आए तो आप जरूर पूछिएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में आप बोल सकते हो, क्योंकि लेक्चर देने का मकसद यही है कि आपको कोई अगर आपको मतलब मैं तेज भी चल रहा हूँ ये पहले भी आप बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने एंड में बोलना है कि सर आप तेज चल रहे हैं। कोई इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, अगर मैं कोई मिस आउट कर रहा हूँ तो आप बता सकते हो, बीच में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मित्र मैं कहा इतना तो आप लोग मुझे जानते ही हो कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जी सर। ठीक है ना, कि आप बीच में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपको रेडियोग्राफ चाहिए। रेडियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ओपन एपेक्स है, ओपन एपेक्स में अगर आप रेडियोग्राफ नहीं हो तो चांसेस हैं कि आप एपेक्स क्रॉस कर सकते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एक दो एपेक्स क्रॉस हो गया तो MTA के भी चिलेश जो उसके आइंस हैं वो इन द आपके जो पेरिडोंटल जो लिगामेंट्स हैं, सॉरी पेरिडोंटल लिगामेंट्स नहीं होंगे, जो पेरिडोंशियम है उसको इफेक्ट कर सकता है। आप बोन को या ऊपर डायरेक्ट एक्टिंग साइनस भी हो सकता है, उसमें भी इरिटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। द फोटोग्राफ दैट शोज द अनकवर्ड पल्प टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे पल्प स्क्वायर हुआ हुआ है। उसके बाद पल्प 3:1 रेशियो है। ठीक है, पाउडर 3 है, लिक्विड 1 है। रेशियो मिक्स करके आप प्लेस किया है उसने कैविटी के ऊपर या एक्सपोज पल्प के ऊपर। यहाँ पे देखो आपका जो मीजर पल्प हॉर्न है वो एक्सपोज हुआ है जहाँ पे उन्होंने MTA प्लेस किया है। ठीक है। सेटलमेंट है आफ्टर रिस्टोरिंग द टूथ परमानेंटली, ये परमानेंट रेस्टोरेशन है। नीचे MTA देख रहे हो, MTA रेस्टोरेशन के बाद ऊपर परमानेंट रेस्टोरेशन कर दी गई है। पल्प कोई पेरिएपिकल पैथोसिस नहीं है, कोई पेरिएपिकल कंडीशन नहीं है, टूथ साउंड है। अच्छा, व्हाई इज MTA बेटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? फिर वही चीज है, रैपिड सेल ग्रोथ प्रमोशन इन विट्रो, ग्रेटर एबिलिटी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ पल्प टिश्यू। ठीक है ना, रैपिडली फॉर्म डेंटिनल ब्रिज, जो डेंटिन फॉर्मेशन होती है दैट इज बेटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। लेस हाइपरीमिया है। हाइपरीमिया का मतलब ये है कि कम हीट जनरेट होती है। ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ज़्यादा एंडोथर्मिक प्रोसीजर है, वो एंडोथर्मिक प्रोसीजर है। इज लोअर लेवल ऑफ नेक्रोसिस। MTA में चांसेस नेक्रोसिस के कम हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेन पर्पस क्या है वो? सर जी, हाइपरीमिया हाइपरथर्मिया हाइपरीमिया तो मोर ब्लड सप्लाई होती है। इसमें भी हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया भी है और हाइपरीमिया भी है। ओके। ठीक है। टेम्परेचर भी अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, निक्रोज करता है आपके जो एक्सपोज पल्प टिश्यू है। ठीक है। तो इसके चांसेस सर ये आप ये MTA का बता रहे हैं एडवांटेज? ये मैं एडवांटेज बता रहा हूँ MTA का ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो MTA बेसिकली जल्दी जो है वो टिश्यू बनाता है डेंटिन, और डेंटिन बेसिकली जो रिबिल्ड करता है। MTA जो चिलेट आयन प्रोड्यूस करता है ना, दे इंक्रीज द ओडोंटोप्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर इंक्रीज करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। उसमें ज्यादा ओडोंटोप्लास्टिक एक्टिविटी होती है, इसमें मोर डेंटिन प्रोड्यूस होता है, रेपिटेटिव डेंटिन प्रोड्यूस होता है, जिसको थिकनेस उसकी ज्यादा होती है। कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड अगर हम कहें कि मोर हाइपरीमिया तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा नहीं, ब्लड कि अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा आ रही है तो वो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो आपका
पल्प जो क्लोज कर रहा है, डेंटिन ट्यूब्यूल्स क्लोज कर रहा है, जो पल्प जो एक्सपोज हुआ हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। जितनी पल्प ब्लड सप्लाई बढ़ती रहेगी, पल्प उतना ज्यादा जो एक्सपोज हुआ है वो और फॉर्मेशन उसकी होती रहेगी। हमने बेसिकली उसको Okay. वहीं पे कंट्रोल करना है, हमने डेंटिन फॉर्मेशन एनहांस करनी होती है। ठीक है, ठीक। ठीक है, हमने डेंटिन फॉर्मेशन एनहांस करनी है। अगर हम पल्प पे वाइटैलिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे, ब्लड ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा, अंदर वही इंटरपल्पल प्रेशर बनना बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना पेशेंट के लिए पेनफुल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एमटीए लेस ब्लड फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये इशू है कि इसमें नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा हैं, ये ज्यादा पल्प नेक्रोज कर सकता है, इसलिए एमटीए में नेक्रोसिस के चांसेस कम होते हैं। एमटीए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, पेशेंट के लिए एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज किया है एमटीए और बायोनिटीन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी और परमानेंट में भी। मैंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की हैं एमटीए के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपोज्ड ब्लड टिश्यू फ्रॉम एनिमल्स कैप, ये उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है। ठीक है, देखा जो उन्होंने टेस्ट जो रिसर्च की थी उसमें उन्होंने देखा है कि लो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, लो हाइपरीमिया है, और पर्पल नेक्रोसिस भी कम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट को लेके। ठीक है, इसलिए हाइपरीमिया कम होता है आपके एमटीए में या बायोडेंटीन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। Calcium hydroxide does not adhere to the dentine and lack ability to seal. जो सीलिंग एबिलिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो कम है कंपेयर टू एमटीए या बायोडेंटीन। अच्छा, टनल इफेक्ट्स आप सबने पढ़ना है, टनल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा डेंटिन ब्रिजेस एंड कैल्शियम ड्रेसिंग अगर पैथोल माइक्रो लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। द मटेरियल आल्सो टेंडेंसी टू डिसॉल्व ओवर टाइम, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्यूचर में डिसॉल्व कर जाएगा। एमटीए की ये फॉर्मेशंस नहीं होती। एमटीए appears to induce the formation of dentine faster rate than calcium hydroxide, क्योंकि मोर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं, मोर ऑटोप्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, बेटर डेंटिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। The ability of MTA to induce formation of dentine bridge may be due to excellent sealing ability. ये टोरा बिन जाद में लिखा हुआ है। MTA can induce cytokine release on the bone cells and can allow the attachment of osteoblast in formation of monolayer. मतलब यही है कि ओडोंटोब्लास्टिक एक्टिविटी भी ज्यादा होगी और सीलिंग एक्टिविटी भी जो एमटीए की है वो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेन इशू ये है कि इट्स मोर सॉल्युबल देन एमटीए। Calcium hydroxide powder has a pH ranging from 11 to 13, while MTA and calcium hydroxide cement poses a pH of approximately 10. The higher the pH of the material, the thicker the mummified zone. वही नेक्रोसिस की बात आ गई, जितनी pH ज्यादा होगी नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, the more the complete dentine formation and higher inflammatory inflammation ज्यादा होगी, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेहतर है कि हम एमटीए यूज करेंगे, उसका पीएच उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतनी डेंटिन ब्रिज फॉर्मेशन ज्यादा होगी और ज्यादा इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं पल्प में। Some question of superiority of calcium hydroxide because its degradation over time. Tunnel defects through dentinal bridge under it and poor sealing properties. अच्छा, ये आपने याद रखना है, मैं टनल डिफेक्ट्स का इसमें ऐड करना भूल गया। टनल डिफेक्ट्स आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, इसकी एक मैं थोड़ी सी डेफिनेशन और इसका ओवरव्यू मैं ग्रुप में जरूर भेज दूंगा। ठीक है, जितने मेन फैक्टर्स है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या एमटीए क्यों यूज करते हो। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमटीए एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर। The MTA has sufficient compressive strength to allow condensation of amalgam and negligible solubility. बिल्कुल जीरो solubility है उसकी almost MTA की। ठीक है, ओवर टाइम भी MTA की solubility नहीं होगी, इसलिए हम एपेक्सिफिकेशन में भी MTA ज़्यादा यूज करते हैं। Composition of pulp capping agents, ये आप देख लो, टेबल याद कर लेना। बायोकम्पैटिबिलिटी है, सील की बारे में है। ठीक है, दोनों में, और ये एक टेबल उसने दिया हुआ है कि फर्क क्या है दोनों के मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, थर्ड कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, या पढ़ लो। ये थर्ड कॉल इज लाइट क्योर्ड रेजिन मॉडिफाइड है, कैल्शियम सिलिकेट फिल्म लाइनिंग डिजाइन फॉर यूज डायरेक्ट इंडायरेक्ट पर कैपिंग में यूज कर सकते हो। कंपोजिशन में भी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पार्टिकल्स हैं विद द हाइड्रोफिलिक मोनोमर, कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी इसमें। ठीक है, और ड्यूरेबल है, कैल्शियम रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स बनाता है, सेकेंड डेंटिन फॉर्मेशन होती है। एनी पल्प एक्सपोजर
केरियस हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमेटिक हो, इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो इनिशियल एक्टिविटी होती है, यू हैव टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। हेमोस्टैसिस बहुत जरूरी है। थर्कल का एडवांटेज है, ठीक है, कि ये सॉरी एडवांटेज नहीं है, थर्कल में भी या पल्प कैपिंग में कोई भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, आपने सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है इफ देयर इज एनी। अगर ज्यादा है तो आप उसमें आप पल्प कैपिंग नहीं करोगे। फिर आप जो एक्सपोज हुआ हुआ है उसमें आप थर्कल अप्लाई किया, ठीक है, विद इंक्रीमेंट्स। डायरेक्ट बल्क आपने कभी प्लेस नहीं करना, उसको आपने क्योर कर दिया 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद एच किया, रिन किया, बॉन्डिंग प्लेस किया, रेस्टोरेशन आपको करनी। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि इस पे आप कंप्लीट रेस्टोरेशन आप साथ कर सकते हो। और थर्कल बेटर क्यों है एमटीए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से? कैल्शियम रिलीज ज़्यादा है इसका, और एमटीए से भी लोअर सोलिबिलिटी है इसकी, ठीक है, और इसको आप लाइट क्योर कर सकते हो, ठीक है, तो सील बेटर होगी। ये फिर इसकी रिसर्च है, ठीक है, इट रिलीजेस सिग्निफिकेंटली मोर कैल्शियम देन एमटीए और डाइकल। जितने भी रिसर्च की गई है इसमें इसकी कैल्शियम प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। The findings of the study suggest that the resin motion of Thercal comprising hydrophobic and hydrophilic monomers is able to promote and sustain calcium hydroxide ions within the wet surgical site on the tooth pulp or dentine। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंट्रोल कम है आपके पास, वहाँ पे आप थर्कल यूज कर सकते हो। It could favor the interaction formation with the hydrophilic tooth dentine। अच्छा, इसके रेफरेंसेस आपको मिलेंगे आर्ट एंड साइंस में, इंग्लिश में, फिलिप्स में मिल जाएंगी, या फिर बुक्स में। अच्छा, एक चीज़ के लिए अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ा इस लेक्चर में, क्योंकि देख सकते हो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा थी और ओवरव्यू देना इसका ज़रूरी था। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना हो, आज क्विज नहीं होगा आपका, कोई क्विज हम बाद में करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। कोई चीज़ ना समझ आई हो या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आइडिया ना हो? नहीं सर, समझ आ गया। अब वो एक दफा स्लाइड्स रीड करेंगे बाद में तो मतलब ठीक बिल्कुल है, ठीक हो जाएगा। इसका लिंक अभी थोड़ी देर तक मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और आप वहाँ से देख के सेव भी कर लेना और पढ़ भी लेना, ठीक है। जी थैंक यू, आप लोगों ने आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया आज, ठीक है, ओके।